नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों हमारा इतिहास चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों जो हम आखिरी जो बचता है उसमें आ चुके दोस्तों 1885 राष्ट्रवाद का उदय होता है। और वहाँ से मैंने बताया कि 3 चरण होते हैं, नरम दल, गरम दल और गांधी युग। तो हम गरम और नरम दोनों पढ़ चुके पार्ट। आज पढ़ेंगे दोस्तों गांधी युग को पढ़ेंगे। तो गांधी युग जो शुरू होता है वो होता है 1919 से। ठीक है दोस्तों, गांधी जो युग होता है 1919 से शुरू होता है तो 1947 तक रहता है। लेकिन दोस्तों ये काफ़ी विस्तार रूप से बताना पड़ेगा आपको, तो इसके हम 2 या हो सकता है तो 3 पार्ट बनेंगे। तो आज जो पढ़ेंगे हम गांधी जी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इनका परिचय क्या संबंधित है, इनसे जो सामान्य जानकारी जो बेसिक थी। उसके बाद में इनके कुछ सत्याग्रह है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने भारत में ही सत्याग्रह किए, इससे पहले भी काफ़ी सत्याग्रह किए थे, अफ्रीका में और भारत में भी किए थे। और मेन जो फिर आते हैं असहयोग आंदोलन और सविनय आंदोलन, फिर भारत छोड़ो। तो दोस्तों हम पहले इनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनका परिचय देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो इनका जो जन्म, जो कि हम सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 को होता है गुजरात के पोरबंदर में। ये गुजरात है दोस्तों, और पोरबंदर या रियासत, ये अगर इसको मान लिया जाए गुजरात, ये दो कि उस समय दोस्तों गुजरात तो था नहीं, बम्बई में ही आता था, क्योंकि गुजरात तो 1960 से बनता है। ठीक है, उस समय फिर भी समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो गुजरात वाला क्षेत्र है और पोरबंदर रियासत हुआ करती थी, वहाँ के दीवान, उनके पिता जो थे वो दीवान थे, तो वो भी वहीं रहते थे। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। इनका बचपन का नाम अगर देखें तो मोहनदास था, और इनके पिताजी का नाम करमचंद था, तो इनको मोहनदास करमचंद गांधी बोला जाता है। ठीक है, इनकी माता का नाम अगर देखें तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, उनके जो पिता थे वो दीवान थे, तो इनके पिता जो थे वो अगर देखें तो पोरबंदर, बीकानेर, जो यहाँ पोरबंदर है, यहाँ बीकानेर है, और जो राजकोट है, 3 जगह दोस्तों इनके पिता जो थे वो दीवानी करते थे। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। एक तो कि उनके ऐसा आ सकता है कि उनके पिता जो थे वो कहाँ कहाँ दीवान रहे थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पोरबंदर में, फिर राजकोट, जो राजकोट आपने नाम सुना होगा, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो राजकोट नाम आता है, वहाँ पर स्टेडियम में तो मैच भी होते हैं। तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर, जो कि राजस्थान का एक फेमस शहर है बीकानेर, 3 जगह उनके पिता दीवान थे। ठीक, उनकी दोस्तों मृत्यु जो हो जाती है वो 30 जनवरी 1948 को हो जाती है। नाथूराम गोडसे वो उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो उनका बेसिक था। अब उनके आगे अगर बढ़ें तो 1882 में, 82 या 83 में उनका विवाह, जो उनकी 13 वर्ष की आयु थी, और उनकी पत्नी की भी उम्र इतनी थी, कस्तूरबाई की, जिसको कस्तूरबा गांधी कहते हैं, उनसे उनका विवाह हो जाता है। किनका? महात्मा गांधी का। ठीक है, विवाह हो गया। उनके 4 संतानें होती, 4 पुत्र होते। एक का नाम था रामदास, देवदास, मणिलाल और हरिलाल। ठीक है दोस्तों, रामदास, देवदास, मणिलाल और हरिलाल, इनके 4 पुत्र रहते। फिर ये दोस्तों कॉलेज कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेजुएट हो जाते हैं। फिर 1890 से 3 वर्ष के लिए ये बैरिस्ट्री के लिए वकालत करने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्रिटेन जाते हैं। उस समय दोस्तों 2 में, वो ब्रिटेन में और एक USA में, 2 जगह ही वकालत हुआ करती थी। तो 3 वर्ष के लिए बैरिस्ट्री के लिए जाते हैं। वहाँ दोस्तों उनको काफ़ी कुछ पढ़ने को, कुछ सीखने को मिलता है। अब दोस्तों वहाँ होता क्या है कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था हेनरी डेविड थारो। नाम याद रखें दोस्तों, हेनरी डेविड थारो। हेनरी डेविड थारो एक राइटर था जो कि बुक लिखता था। उसने बुक लिखी थी, उस बुक में एक निबंध था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडेंसी। सिविल डिसओबीडेंसी, ओवीडेंसी। ये दोस्तों निबंध काफ़ी उनके जीवन में प्रभावित किया। इस निबंध ने, जो ऐसे हुआ करता था, और इसी ऐसे से, इसी निबंध से उनको सत्याग्रह की प्रेरणा मिलती है। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी ने जो इतने सारे आंदोलन किए, इतने सारे सत्याग्रह के, नेशनल मूवमेंट जो चलाए, उनको इतनी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो वो सिविल डिसओबीडेंसी एक निबंध से मिलती है। वो किसने लिखा था? तो हेनरी डेविड थारो ने लिखा था। कहाँ पर लिखा था? तो वो लिखा था ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, हेनरी डेविड थारो
एक राइटर था, उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में निबंध था, जिस निबंध का नाम था सिविल डिसोबीडेंसी। उससे दोस्तों गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। फिर 3 वर्ष के बाद में दोस्तों वकालत करके बैरिस्ट्री करके भारत में आते हैं 1892 में। ठीक है। अपनी वकालत शुरू करते हैं। कहाँ पर? बम्बई और राजकोट में। ये यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बम्बई आ जाएगा, यहाँ बम्बई आ जाएगा और यहाँ राजकोट आ जाएगा। तो बम्बई और राजकोट में, लेकिन उनको कुछ सफलता नहीं मिलती है। अब दोस्तों इसी बीच होता क्या है, ये तो दोस्तों उनका सामान्य सा परिचय हुआ। अब उनसे कुछ खास टॉपिक, हम खास जो उनके जीवन में घटनाएं घटी उनको देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला। ठीक है। दादा अब्दुल्ला रहता था अफ्रीका महाद्वीप में। ये दोस्तों एशिया है और अफ्रीका महाद्वीप अगर देखें, अगर वर्ल्ड का अगर नक्शा बना है, ये यहाँ पर अगर देखें तो ये वर्ल्ड है, ये दोस्तों एशिया है और ये यूरोप आ जाता है। इधर देखें तो यहाँ अफ्रीका आ जाता है। ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा ये, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिण अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये भारत हो जाएगा, ये भारत। ठीक। और ये अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर अगर देखें तो एक देश हुआ करता था जिसका नाम था दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में। ये दोस्तों एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप, और ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक। तो देखिए, ये इंडिया है। इंडिया से अगर क्या होगा कि यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कि ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, तो इस देश को नाम दिया गया दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, उसकी कंपनी थी, तो उसकी कंपनी पर केस चल रहा था। अब वो केस लड़ना चाहता था। अब होता क्या है कि वो भारतीय मूल के व्यक्ति को केस देना चाहता था। जब महात्मा गांधी के बारे में सुनता है तो उनको पत्र लिखता है, भारत पत्र लिखता है और बोलता है कि तुम यहाँ और मेरा केस लड़ो, हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ करियर बन जाए और तुमको केस मिलने लग जाए। तो गांधी जी चलते। अब गांधी जी दोस्तों यहाँ से चलते हैं, यहाँ से तो दोस्तों ये देखिए क्या है, समुद्र ही तो है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या दोस्तों, वह जहाज़ में आते हैं। ठीक है। जहाज़ में आते हैं यहाँ से यहाँ तक। बम्बई से अगर देखें तो डरबन एक फेमस शहर आप देखें दक्षिण अफ्रीका का। तो यहाँ बम्बई से डरबन तक वो जहाज़ में आते हैं। उसके बाद में दोस्तों होता क्या है कि डरबन से उनको ट्रेन से जाना पड़ता है। एक शहर रहता है जिसका नाम है प्रिटोरिया, उनको प्रिटोरिया जाना था डरबन से। तो डरबन उतरते और प्रिटोरिया ट्रेन में बैठते। उस समय दोस्तों ऐसा समय था, वो टाइम जो था, एक देश किसी न किसी पर राज करता ही था। ठीक है दोस्तों, कोई राज करता था तो कोई उसका गुलाम रहता था। जो ताकतवर रहता है जाहिर है वो राज करेगा, और जो नहीं होगा वो उसका गुलाम हो जाएगा। उसमें से भारत भी था और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकतर देश थे, एशिया के भी अधिकतर देश थे, तो उसमें से एक अफ्रीका भी था। अफ्रीका पर भी ब्रिटेन का राज हुआ करता था। ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या था कि जो ट्रेन चलती थी तो वहाँ डिब्बे बना दिए गए थे ट्रेन में, प्रथम श्रेणी के डिब्बे, और मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे। तो जो गांधी जी चढ़ते हैं, अब सबको पता था कि भारत भी क्या है, ब्रिटेन का गुलाम है। तो वहाँ ट्रेन में जैसे ही चढ़ते हैं तो ट्रेन में वहाँ अंग्रेज लोग बैठे हुए थे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में, मतलब फर्स्ट क्लास में। जैसे गांधी जी चले और इनकी हरकत से, इनकी भाषा से पता चला कि ये तो भारतीय है, मतलब ये तो वही लोग हैं जो हमारे गुलाम हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, काला कुली कहकर इनको वहाँ काफ़ी अपमानित करते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ कैसे बैठ सकते हो। मतलब उनका यूँ कहना था ट्रेन में कि तुम हमारे गुलाम हो, हमारे साथ नहीं बैठ सकते हो। तो इनको प्रथम श्रेणी के डिब्बे से, ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया जाता है। ये दोस्तों इनको काफ़ी झंझोर थी अंदर तक गांधी जी को, और वो बोलते हैं कि मैं इस व्यवस्था से लड़ूंगा, आप चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनको डरबन से प्रिटोरिया जाना था। दोस्तों ध्यान रहे, डरबन से इनको प्रिटोरिया जाना था, और मेरिसबर्ग एक जगह आती है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। मेरिसबर्ग में इनको ट्रेन, एक स्टेशन आता है, वहाँ धक्का देकर नीचे उतार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से तो दोस्तों जहाज़ में आ गए थे बम्बई से डरबन, यहाँ जहाज़ में, लेकिन डरबन से उनको जाना था प्रिटोरिया ट्रेन में बैठने के लिए। तो ट्रेन में बैठे तो उनको बीच में मेरिसबर्ग में उतार दिया उन अंग्रेज़ों ने, काला गुल्ली के घर। ठीक है दोस्तों। अब फिर अगले दिन गए, लेकिन गए प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही, वो विजिट पर थे। अब जाते हैं दादा अब्दुल्ला के पास, वहाँ जाते हैं और उनका केस समझते हैं और लड़ते हैं, तो केस वह जीत जाते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका में उनको और भी केस मिलने लगते हैं। ठीक है। इसी बीच 1893 में क्या होता है कि वो फिर से भारत आते हैं और वो मिलते हैं किससे, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं।
और वो काफ़ी प्रभावित होते, उनको राजनीतिक अपना गुरु मान लेते। कौन? गांधी जी। और अपने परिवार को लेकर, अपने पत्नी और बच्चे को लेकर फिर वापस से 1893 में क्या गांधी जी वापस जाते दक्षिण अफ्रीका, और डरबन में ही, डरबन में 1804 में वो पेनिस आश्रम की स्थापना करते हैं डरबन में, ठीक है। वो 1896 में नूडाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं, और वहाँ भी दोस्तों काले गोरे की रंगभेद नीति थी, तो उसके खिलाफ गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था 1906 से, ठीक है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे, जो काले लोग थे, और जो बाहर से आते थे खासकर भारतीय, उन पर टैक्स लगाते थे उनको, और उनको एक परिचय पत्र रखना होता था, और नहीं रखने पर उनसे टैक्स लिया जाता था। तो उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया 1906 से, जो जाकर 1914 में वो जो कानून था उसको रद्द करना पड़ा अंग्रेज़ सरकार को। तो दोस्तों यहाँ से गांधी जी के सत्याग्रह की शुरुआत होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि 1915 में वो कहाँ आते? भारत आते, ठीक है दोस्तों। मतलब 21-22 वर्ष बाद क्या होता है, वो भारत में आते, और जैसे ही आते हैं अपने राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, और मिलने के बाद उसे सलाह मशवरा करते हैं। फिर गोपाल कृष्ण गोखले क्या करते हैं, उनको राजनीति में आने के लिए बोलते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले की 15 में मृत्यु हो जाती है। तो 9 जनवरी को आते हैं दोस्तों हम, और प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आते हैं भारत, ठीक। और फिर भारत में जैसे देखते हैं कि भारत की ये स्थिति है, तो फिर वह मतलब अपनी बैरिस्ट्री है वो उसको सब त्याग देते हैं, और वो देते हैं धोती और कुर्ता पहनते हैं हम, जिनको महात्मा भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो सब कुछ त्याग देते हैं, मतलब देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, ठीक। अब होता क्या कि 1916 में दोस्तों, अब सत्याग्रह को पढ़ेंगे, उनका जो जीवन है वो पढ़ चुके, अब सत्याग्रह को देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, 1916 में अगर इंडिया में देखें तो यहाँ पर दोस्तों साबरमती नदी आती है इधर राजस्थान से साबरमती नदी आती है, और उसी के किनारे एक फेमस शहर बसा हुआ अहमदाबाद, सुना होगा। अहमदाबाद में दोस्तों नदी के तट पर साबरमती आश्रम बसाते हैं 1916 में। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब कुछ त्याग देते हैं वो, और वहाँ एक आश्रम बनाकर रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और वहाँ कुछ बुजुर्ग और जो विधवा महिलाएं वो भी वहाँ रहती थी उस आश्रम में। गांधी जी वहीं रहते हैं और वहीं अपना सब कुछ चलाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि तीन आंदोलन होते हैं जिनको हमको पढ़ना होता है। अब देखिए 1917 में जो एक 1917, 1918 और फिर 1918, देखिए शुरू में जब गांधी जी आए थे तो अंग्रेज़ सरकार के इतने खिलाफ नहीं थे, वो अंग्रेज़ सरकार को सही समझते थे। जिस तरह के उदारवादी जो नेता हुआ करते, मैंने बताया कि जो चरण था 1885 से 1905 तक जो चरण था उसमें जो नेता थे वही चाहते थे अंग्रेज़ सरकार सही कर रही है, और वो याचना करते थे, मतलब कोई बहस वहस कुछ नहीं करते। वही गर्मपंथी क्रांतिकारी थे, उग्र हो जाते थे, और अंग्रेज़ सरकार को वह ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। और गांधी जी नरम दल के व्यक्ति हुआ करते थे, वो याचना तरीके से वो पहले अंग्रेज़ सरकार को सही समझते थे। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो ब्रिटेन की तरफ से भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध भाग लेने के लिए वह प्रोत्साहित भी करते हैं, तो अंग्रेज उनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब और उनको केसरी हिंद की उपाधि भी देते हैं। अब होता क्या है तो 1917 में, या बिहार दोस्तों, ये बिहार अगर यहाँ मान लें, ये बिहार हो जाता है यहाँ पर, जो कि अभी बिहार में चुनाव का समय भी चल रहा है जो कि हम जानते हैं। तो बिहार में आपने बार बार नाम सुना होगा न्यूज़ में कि बिहार का चंपारण दोस्तों, चंपारण जिला, वहाँ 3 कट्या प्रणाली दोस्तों हुआ करती नील की खेती करने के लिए। 1917 में जो अंग्रेज़ थे वो नील की अधिक से अधिक खेती करवाना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने किसानों पर खेती न करने पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दिया था कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुमको टैक्स ज़्यादा वसूलेंगे, और तुमको ज़्यादा हम क्या करेंगे, वो चाबुक रहता था तो हम तुमको सजा भी देंगे। अब उसमें दोस्तों होता क्या है कि किसान नहीं करते थे, उसमें नुकसान था काफ़ी, क्योंकि जो नील की जो जड़ें रहती है वो काफ़ी नीचे तक जाती है, और फसल ख़त्म होने के बाद, फसल कटने के बाद भी वो जड़ें नीचे ही रह जाती है, और पूरा पानी सोख लेती है, मतलब काफ़ी गर्म रहता है वो, और खेती बिल्कुल, ज़मीन बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बिल्कुल बंजर हो जाती है, फट जाती है वो ज़मीन। तो दोस्तों किसान नहीं करना चाहते थे। अब जिसके खिलाफ उन्होंने जिसके टैक्स लगा दिया, 3 कट्या प्रणाली इसको बोला गया। अब वहाँ पर अनशन किया, राजकुमार शुक्ल वहाँ के नेता थे, तो कुछ प्रभाव पड़ा ही नहीं। फिर उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया, पत्र भेजा चंपारण से गांधी जी को, गांधी जी गए, गांधी जी को आंदोलन शुरू किया। तो इसमें अगर देखें तो जे वी कृपलानी है, उसके बाद में अगर देखें तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, राजकुमार शुक्ल, ये सब हुआ करते थे। और दोस्तों इस आंदोलन का काफ़ी प्रभाव पड़ा और अंग्रेज सरकार को 25% तक लगान कम करना पड़ा, मतलब टैक्स कम करना पड़ा। तो आंदोलन काफ़ी सफल रहा। और यहाँ से दोस्तों प्रभावित होते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी प्रभावित होते हैं गांधी जी से। अब 1918 में एक और आंदोलन होता है गुजरात के अहमदाबाद में, जहाँ रहते थे वहीं मिल के मजदूरों के साथ जो कि उनको फ्रॉड किया जाता था। उनको क्या था कि वो बोनस के नाम पर उनसे अधिक से अधिक कार्य कराया जाता था, जिसके खिलाफ भी आंदोलन होता है और वहाँ भी गांधी जी जाते हैं और ये आंदोलन भी सफल होता है। तो चंपारण का भी सफल हुआ, अहमदाबाद का भी सफल हुआ। फिर 1918 में एक और होता है गुजरात का खेड़ा आंदोलन। वहाँ लगान वृद्धि के विरोध में, जो कि किसानों पर अधिक लगान लगा दिया जाता था और फिर अधिक से अधिक कार्य कराया जाता, जिसके विरोध में वल्लभ भाई पटेल, जो कि हम सरदार पटेल बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हो रहा था। गांधी जी वहाँ भी गए थे और साथ दिया, तो ये आंदोलन भी सफल रहा था। 3 आंदोलन एक के बाद एक सफल हुए थे। तो गांधी जी का काफ़ी प्रभाव यहाँ से बढ़ चुका था और इसके विरोध में उन्होंने फिर रोलेट एक्ट बनाया था, कोई भी सभा या समूह नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, जिसका विरोध होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और फिर वहाँ काफ़ी नरसंहार होता है और उसी से गांधी जी काफ़ी आहत होते हैं और फिर क्या करते हैं, अंग्रेज सरकार के पूरे विरोध हो जाते हैं और फिर वह असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं और सबको बताते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि यह आंदोलन इतनी जल्दी कैसे सफल होगा, तो फिर क्या होता है कि एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक तो वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर माह में कांग्रेस का, और एक विशेष होता था। तो विशेष लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है, कहाँ पर? कोलकाता में। इस आंदोलन को अस्वीकार कर लिया जाता है। पहले आंदोलन में अस्वीकार था, फिर जब वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर माह में वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में, यहाँ पर असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, हम असहयोग आंदोलन का समर्थन करेंगे। दोस्तों 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, जो कि 1922 तक चलता है, 11 फरवरी 1922। अब होता क्या है दोस्तों, मतलब आंदोलन के शुरू होने से एक दिन पहले ही, जैसे कि मान लो 1 अगस्त को आंदोलन शुरू होना था, तो 31 जुलाई को मान लो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी आघात रहता है। अब यहाँ होता क्या है कि आंदोलन शुरू होता है और गांधी जी का यह कहना था कि अंग्रेज क्या है, अंग्रेज इतने तो है नहीं कि पूरे भारत को चला लेंगे। यहाँ टीचर है, पुलिस है, आईएएस है, मतलब आईसीएस है, जो भी कलेक्टर है, डीएम है, जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो कार्य कर रहे हैं भारत के ही है और उनके ऊपर फिर अंग्रेज बैठे हुए हैं। तो क्या है कि तुम जितने भी सरकारी कार्य वो सारे छोड़ दो, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हो वो छोड़ दो, किसी भी सरकारी अंग्रेज सरकारी कार्य मतलब कार्यालय में काम कर रहे हो सबको त्याग दो। फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज किस तरह से हमारे देश को चलाते हैं। मतलब उनका सहयोग ही मत करो, असहयोग मतलब सहयोग छोड़ दो उनका, फिर देखेंगे हम किस तरह, उनको तब तो जाना ही पड़ेगा। तो उनका इतना प्रभाव होता है कि कुछ याद रखेंगे। मद्रास से दोस्तों, यहाँ मद्रास आ जाता है। मद्रास से अगर देखें तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ उड़ीसा का क्षेत्र देखें तो यहाँ से सुभाष चंद्र बोस हो के आईसीएस क्लियर कर चुके थे। पहला आईएएस नहीं था, आईसीएस था, तो वो क्लियर कर चुके थे और उनकी क्या था, ज्वाइनिंग होने वाली थी और वो गांधी जी का असहयोग आंदोलन सुनते हैं तो त्याग देते हैं, मतलब वो कलेक्टर बनने वाले थे। ठीक है, तो उसके बाद में अगर देखें तो बंगाल से चित्तरंजन दास वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे प्रभावित थे ही सही, वो वकालत छोड़ देते हैं। अगर यूपी से मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू वो वकालत छोड़ देते हैं। गुजरात से अगर देखें तो वल्लभ भाई पटेल और उनके भाई थे विट्ठल भाई पटेल, ये दोनों वकालत छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये गांधी के साथ आंदोलन करने लगते हैं। उसके बाद में अगर देखें दोस्तों सरोजिनी नायडू भी उनके साथ होती है और काफ़ी लोग असहयोग करते हैं और काफ़ी इसका प्रचार होता है और काफ़ी हद तक सफल होता हुआ नज़र आता है। ये कौन सा, ये आंदोलन, असहयोग आंदोलन। लेकिन 1900 एक और घटना, कुछ बातें होती है दोस्तों। 1921 में रासबिहारी घोष की मृत्यु होती है, 1922 में अंबिका चरण मजूमदार की। अब होता क्या है कि एक जगह रहती है जिसका नाम था गोरखपुर जिला है और वहाँ रहता है चोरी चोरा गाँव है। वहाँ चोरी चोरा गाँव में क्या होता है कि एक व्यक्ति मतलब एक थाना रहता है और वहाँ एक टीआई रहता है, एसएचओ, और 21 पुलिसकर्मी रहते हैं। तो क्रांतिकारी गांधी जी के नारे लगाते हुए जा रहे थे। ठीक है,
और वहाँ कुछ पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प हो जाती है। तो क्रांतिकारी आग बबूला हो जाते, गुस्सा हो जाते और थाने में आग लगा देते, जिसमें एक टीआई और 21 पुलिसकर्मी कुल 22 रहते हैं, 22 ही जलकर राख हो जाते हैं, मतलब पूरे जल जाते हैं। गांधी को पता चलता है तो 5 फरवरी की घटना है, 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। और दोस्तों अंग्रेज सरकार जो घुटने पर थी वो फिर से फ्रंट पर आ जाती है। और दोस्तों गांधी जी बोलते हैं कि हमारे व्यक्ति अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है और अब मैं आंदोलन को वापस लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काफ़ी लोग उनसे नाराज़ होते हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल ये। और दोस्तों जो खेड़ा का आंदोलन होता है 1918 में, वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं और महात्मा गांधी उन्हें गुरु की उपाधि देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात थी। और इसके बाद में दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम गांधी जी का परिचय देखा और कुछ महत्वपूर्ण सत्याग्रह देखे, उसके बाद में दोस्तों अगले वीडियो में कवर करेंगे गांधी ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।